स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी, जहां पर आपको ईयर लॉन्ग लेक्चर सब की सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं एंड जैसा कि सिलेबस फिनिश हो गया और आप जल्दी देख रहे हैं कि सिलेबस फिनिश होने के बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा भी कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। एक टॉपिक पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम लोग तैयार कर रहे हैं और आप लगातार मेरे साथ बने रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू आज फिर एक नए टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गैमेटोजेनेसिस। जैसा कि मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था और ह्यूमन रिप्रोडक्शन सबसे पहला पार्ट मैंने उठाया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद अब जब हमने सिस्टम को समझ लिया तो चलिए हम इनके थ्रू बनने वाले गैमेट्स के बारे में भी चर्चा कर लें, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन हमारे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अपने गैमेटोजेनेसिस पे। चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले ये जान ले कि गैमेटोजेनेसिस है क्या। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन, जब आप प्यूबर्टी में चले आते हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिस कारण आपकी बॉडी में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ये गैमीट्स आपके स्पर्म और ओवम होते हैं। हम उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। कुछ एमसीक्यूज भी लेकर के आए हैं और कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितना भी कंटेंट आपको क्वेश्चन आंसर का मिल जाए, आप कलेक्ट करते रहिए। आपको एग्जाम में अगर फियरलेस एग्जाम देना है तो एक चीज याद रख लीजिए, क्वेश्चन की वैरायटीज देख डालिए। ऐसा कोई क्वेश्चन ही ना बचे कि जो आपसे देखा ना गया हो। और जब ऐसे आप काबिलियत हासिल कर लेते हैं तो फिर आपको पेपर से डर नहीं लगता। और मैं वही चीज यहाँ पे कर रहा हूँ, कोशिश कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को देखें, उनकी वैरायटीज को देखें। जब आप हर टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे तो सिंपल सी बात है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपने देखा ना हो। और पेपर हमें लग जाता है नहीं, हमारा सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो उसी बात पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं, द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इज क्रिएटेड फ्रॉम। द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इज क्रिएटेड फ्रॉम। कह रहा एक्रोसोम किस स्ट्रक्चर से बनता है। तो देखिए, अगर हम बात करें स्पर्म में, तो एक स्पर्म की बॉडी बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड है। टू पार्ट्स में डिवाइड है। अगर हम बात करते हैं, हालांकि तीन हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है जल्दी जल्दी, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम समझ सकें। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ये आपका पार्ट हेड होता है। हेड के बाद ये आपका मिड पीस होता है, ये आपकी टेल होती है। हेड में हमारा एक सेल ऑर्गेनल का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। ये एक्रोसोम अपने अंदर एंजाइम्स बियर करता है और ये जो हमारा एक्रोसोम है, ये हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमारा होता है। तो अगर एक्रोसोम कह रहा तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया का मॉडिफिकेशन एक्रोसोम नहीं होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑफ द स्पर्मेटिड इज करेक्ट आंसर। गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमारा होता है, वो हमारा क्या होता है, एक्रोसोम को बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा आंसर। यहाँ पर सेम ऐसे दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, आपने गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑफ द स्पर्मेटिड करना है, जो कि करेक्ट आंसर है। तो एक्रोसोम क्या मॉडिफाइड वर्जन है, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, वो है गोल्गी बॉडी का। हम जैसे कि पढ़ते चले आए हैं कि गोल्गी बॉडी ही हमारे एंजाइम्स को ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करता है। तो ये हमारा गोल्गी बॉडी करेगा। नेक्स्ट है द एक्रोसोम। आपको अच्छे से यहाँ पर चीजें मिलेंगी। आपको मैंने जो ये पेज तैयार किया है, यहाँ पर आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिससे आसानी से आप इस चीज को पढ़ के समझ सकते हैं। कहते हैं द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज इनिशिएटेड बाय। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म का फॉर्मेशन। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस का नाम तो है ही स्पर्म फॉर्मेशन। इनिशिएट कहां से हो रहा है, तो देखिए द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज इनिशिएट। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं, एसीटीएच एडेनोकॉर्टिकोटॉकिक हार्मोन, कहां की बात कर रहे हैं भैया, एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड लास्ट एफएसएच
तो आपको पता FSH के नाम से रखा है, F फॉर द फॉलिकल। तो फॉलिकल जनरेट करते हैं, चाहे वो फीमेल हो, अगर वहां पर ओवम बन रही है तो FSH ही स्टिमुलेट करता है बने, और अगर स्पर्म भी बन रहा है तो स्पर्म को बनाने के लिए भी हमारे फॉलिकल होते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा होगा फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा मिलेगा। अब अगर बात करें, आगे चलते हैं, तो देखिए एक्सप्रेशन, ब्रीफ एक्सप्रेशन दिया गया, अच्छे से पढ़ सकते हैं। FSH क्या करता है, देखिए पढ़ा देता हूं। द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इज द कॉमन हार्मोन नेम, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कॉमन नेम है, एंड इज GnRH के दो पार्ट हुए, स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी व्हेन GnRH स्टिमुलेट LH। जब LH को स्टिमुलेट किया था तो ये हार्मोन आपके बनते हैं। FSH एंड LH आर बोथ ग्लाइकोप्रोटीन, ये दोनों हमारी क्या है, हमारी दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। FSH एंड LH बोथ आर ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट रिले ऑन साइक्लिक AMP फॉर सिग्नलिंग। FSH causes Sertoli cells. FSH causes Sertoli cells to produce androgen. FSH सेल्स ऑफ सर्टोली, जो कि हमारे टेस्टिस में पाई जाने वाली सेल्स होती हैं, सेल्स ऑफ सर्टोली को कहता है भाई एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज। तो ये प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन हार्मोन, नहीं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो एंड्रोजन को बाइंड कर सके, एंड अदर स्पर्मेटोजेनेसिस रिलेटेड सिग्नल मॉलिक्यूल्स भेजता है हमारा FSH। LH causes testosterone to be secreted by interstitial cells, यानी किसी को हम लीडिंग सेल्स के नाम से भी जानते हैं। LH, FSH and testosterone all increases testosterone production and spermatogenesis in some way, either directly or indirectly. तो LH टेस्टोस्टेरोन को निकालने के लिए बोलता है, टेस्टोस्टेरोन के ढेर सारे ग्रुप होते हैं, एंड्रोजन भी उसी का एक हार्मोन है, और उस एंड्रोजन को पकड़ने के लिए हमारा सर्टोली सेल्स को ऑर्डर देता है, तो सर्टोली सेल्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स बनाती हैं जिससे स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। तो ये दो हमें हार्मोन याद रखने हैं, FSH और LH। फीमेल की बात करेंगे तो FSH ओवम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और LH की बात करेंगे फीमेल में तो LH ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। FSH ओजेनेसिस करेगा यानी ओवम का बनना, और जब बन जाएगा ओवरी से उसे बाहर निकालने के जो हार्मोन होता है हमारा, वो होता है हमारा LH। तो वहां पर भी LH का जिक्र आएगा, क्या देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलता है, which of these happens during spermatogenesis? स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या घटना घटती है? तो माइटोसिस तो नहीं होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होता कि नहीं होता, मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस एंड नन ऑफ द अबव। तो माइटोसिस एंड मियोसिस वाला आंसर होगा सी। क्यों माइटोसिस एंड मियोसिस होगा? सब लोग सोचते हैं कि भाई गैमीट्स का जब भी फॉर्मेशन होता है तो जो सेल डिवीजन होता है वो सेल डिवीजन मियोसिस टाइप का होता है। बिल्कुल सही मियोसिस होता है, लेकिन याद करिए उस जगह पे कि जब एक स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होता है तो टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को बनाएगा। अभी जो स्पर्मेटोसाइट्स बन गया, अभी यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 2n थे, यहाँ क्रोमोसोम नंबर आधे पहुंचते हैं, यानी कि हैप्लॉइड हो गया। और हैप्लॉइड जो डिवीजन होता है इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, और ये मियोसिस हो गया एक तरीके से। लेकिन जब इनसे फिर 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो जो सेल्स बनती हैं, जो सेल्स ये बन रही हैं, ये हैप्लॉइड ही होती हैं, यानी क्रोमोसोम नंबर जस्ट सेम होते हैं मदर सेल के जैसे, क्रोमोसोम नंबर आधे ही हैं। इसलिए इसको माना जाता है कि ये एक माइटोसिस जैसा डिवीजन होता है, इसलिए इसको माना जाता है कि ये एक माइटोसिस जैसा डिवीजन है। सो आपका जो आंसर बनता है वो ये बनता है माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों चीजें पाई जाती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द बिलो गिवन सेल्स इज इमोर्टल? कौन सी सेल्स इमोर्टल है, यानी जो कभी मरेंगी नहीं? तो ग्लोमेरुलर सेल्स, सेल्स ऑफ पिट्यूटरी, सोमैटिक सेल्स, देखिए इसका आंसर हमारा क्या है दूसरा क्वेश्चन में, एंड जर्म सेल्स। ठीक है, तो जर्म सेल्स हमारे पास इतने ऑप्शन आ गए। आंसर कहता है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स क्यों इमोर्टल है? क्योंकि ये बन रही है और
बनने के बाद फिर से अगले सेल्स को जनरेट कर देती है। एक जर्म सेल्स थी, डिवाइड हुई, फिर बनी, फिर डिवाइड हुई, फिर बनी, कंटिन्यूअसली डिवीजन चल रहा है, कंटिन्यूअसली बनती जा रही है। तो हमारा जो आंसर पहुंचेगा वो आंसर हो गया हमारा जर्म सेल। अ जर्म सेल, a cell which produces as organism as gamete, they can acquire stem all characteristics such as the motility and differentiation and the ability to develop into other cells। सिंपल सी बात है यार, अगर किडनी की ले लेंगे तो ये तो डैमेज होनी, लेकिन एक जर्म सेल्स क्या करता है, एक गैमेट को बनाया, गैमेट फ्यूजन करेगा, जाइगोट बन गया, अब जाइगोट से बॉडी बन गई, फिर बॉडी ने जर्म सेल्स को बना दिया, फिर जर्म सेल्स ने बॉडी को बनाया। तो ये एक कंटिन्यूअसली होने वाला प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमारी जो जर्म सेल्स होती है वो इमोर्टल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ। जब हमारा स्पर्म बन रहा होता है तो उस समय सिंगल स्पर्म जो हमारा तैयार हुआ हम उसको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ, ठीक है बताएं। ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ मूव बाय यूजिंग देयर टेल्स, ये तो सही बात है, गलत है ही नहीं है। ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ कंटेन एंजाइम्स इन देयर हेड, ये भी सिंपल सी बात है, आपने अभी पीछे क्वेश्चन लगा के आया कि एक्रोसोम कंटेन करता है एंजाइम्स को, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड इन लार्ज नंबर, ये भी सब अच्छे से जानते हैं कि लार्ज नंबर में रिलीज होते हैं। एंड डी ऑप्शन इज ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ at a concentration of 1 million per 1 ml ejaculate will fertilize the ovum। तो ऐसा नहीं है, 2 मिलियन से अगर कम हो गया तो वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, मींस स्पर्म काउंट कम है, इनफर्टिलिटी की तरफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जाता है आंसर वो चला गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 मिलियन पर 1 ml will fertilize। तो will fertilize not will not fertilize, ये fertilize नहीं होगा, approximately 2 मिलियन तो होने चाहिए, 2 मिलियन सुपर ही होने चाहिए। Then question is the phase of maturation involved in the spermatogenesis are। the phase of maturation क्या होता है, formation of the spermatids from the primary spermatocytes via meiosis। अब देखिए maturation phase में क्या होता है, पहले आती है आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज, देन ग्रोथ फेज, फिर मैच्योरेशन फेज। तो कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके आगे बताइए, ग्रोथ ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ग्रोथ तो ग्रोथ फेज में चला जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया फ्रॉम गोनोसाइट्स वाया माइटोसिस, ये भी आंसर आपका नहीं जा रहा, माइटोसिस को बनना ही नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ द oogonia, oogonia कहाँ से लाया, जब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात हुई तो oogonia कूदना नहीं चाहिए बीच में, तो आंसर ले देखिए हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यही एक बात सही मानी जाती है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ही हमारे स्पर्मेटिड्स बनते हैं और यही स्पर्मेटिड्स आगे जाकर के स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर जाता है वो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते चलिएगा क्वेश्चन को साथ में। एंड द क्वेश्चन इज एक्चुअल जेनेटिक सेक्शन ऑफ द स्पर्म। स्पर्म का जेनेटिक सेक्शन क्या है, जेनेटिक मतलब वो पार्ट जहां पर उसका डीएनए मौजूद है, जहां पे उसका जेनेटिक मटेरियल है, वो कौन सा पार्ट है। तो एक्चुअल जेनेटिक सेक्शन ऑफ स्पर्म इज मिडिल पीस ऑफ स्पर्म, नहीं मिडिल पीस में तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया था, टेल ऑफ स्पर्म तो मूवमेंट के लिए तो हेड ऑफ स्पर्म, सिंपल सी बात है यार, हेड ऑफ स्पर्म है, एक्रोसोम, एक्रोसोम में नहीं हो सकता क्योंकि एक्रोसोम में तो एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है वो है हेड ऑफ स्पर्म। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन हमारा, इन स्पर्मेटोजेनेसिस द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ जनरेटेड बाय अ सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। कह रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो नंबर स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं किससे बन रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से यार। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपके पहले 1 से 2 बने, देन आपके हर एक 2 से 2 हमारे स्पर्मेटिड्स बने। तो सिंपल सी बात आती है, आंसर हमारा निकल के आता है 4। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 4 हमारे होते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोसाइट्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। पोलर बॉडीज आर क्रिएटेड ड्यूरिंग, पोलर बॉडीज है क्या पहले समझ लें। जब फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होता है तो ओवम के साथ जब डिवीजन से मियोसिस डिवीजन हो रहा है,
1 से 2 फिर 2 4, तो वहां पर जैसे एक सेल से 2 सेल बनी तो एक हमारी ओवम होती है और दूसरी जो हमारी होती है उसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी। तो यहां बनी फर्स्ट पोलर बॉडी, यहां बनती सेकंड पोलर बॉडी, तो 2 बार पोलर बॉडी बन रही है। कह रहे हैं क्या पोलर बॉडीज आर क्रिएटेड ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस तो है ही है लेकिन पर्टिकुलर ओवम में पाया जा रहा, तो oogenesis आंसर होना चाहिए हमारा। तो सिंपल से चले और पहुंचे कहां पर हम डी पे, और हमारा जो एक डायरेक्ट आंसर बनता है वो बन गया oogenesis। oogenesis के थ्रू पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं तेजी से। क्वेश्चन नंबर 10 कहां गया मेरा, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 के पास चले आए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं भाई, कहते हैं which of the following is a significant distinction between spermatogenesis and oogenesis। कौन सा significant difference है आपको दिख रहा है, चलो पढ़ते हैं। oogenesis produces one egg whereas spermatogenesis produces 2 sperm। okay, 4 eggs are produced during oogenesis, ये तो गलत ही है, 4 नहीं प्रोड्यूस होते हैं। oogenesis produce 1 egg whereas spermatogenesis produce 4 sperm। okay, 4 स्पर्म सही है क्योंकि स्पर्म 4 फॉर्मेशन होता है, 2 स्पर्म तो हो नहीं सकता था, अभी तक तो ये आंसर सही लग रहा था लेकिन 4 आ गया तो बिल्कुल सही बात है। oogenesis थ्रू सिर्फ एक एग सेल बनती है जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्म बनते हैं। तो सीधे सीधे बात हमें समझ में आ गई यार कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, oogenesis produces 1 egg whereas spermatogenesis produces 4 sperm। And the next question is what is the duration for the occurrence of the process of spermatogenesis in adult human। adult human में स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कितना समय लग जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है कि हमें कितने दिन में स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है, पहला 96 आवर्स, देन 3 वीक्स, देन 64 डेज, नेक्स्ट 22 वीक्स। क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो इस ऑप्शन का जवाब हमारा ये है, आंसर आता है 64 डेज। 64 डेज हमें चाहिए हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए इन एडल्ट ह्यूमंस में। तो 64 डेज में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि स्पर्म इजैकुलेट हुआ, लेकिन फिर इजैकुलेट हुआ तो देखिए आपका फिर उसमें स्पर्म काउंट कम आते हैं, उसमें आपका सेमिनल प्लाज्मा निकलता है जो कि सेमिनल वेसिकल से बनने वाला एक मिल्की फ्लूइड होता है। क्वेश्चन नंबर 12, the right sequence of the cell stage in the spermatogenesis। सीक्वेंस समझिएगा, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया आती है, याद रखिएगा स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं स्पर्मेटोसाइट्स, देन स्पर्मेटिड, देन स्पर्मेटोजोआ। तो आंसर आपका आता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मोसाइट्स, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा है स्पर्मेटोगोनिया से बना स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पर तो हमने एमसीक्यू को फिनिश किया। अब एमसीक्यू के बाद हम चलेंगे, एमसीक्यू के बाद हम चल रहे हैं अब कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो कौन कौन से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आप वहां से एमसीक्यू देख के तो यहाँ पर काफी कुछ आपको देखिए मैच मिलेगा, जैसे लगे कि आपको आंसर आएगा। द टेस्टिस आर द साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, ओके, इन विच ऑफ द स्ट्रक्चर कंटेन्ड विद इन द टेस्टिस आर द स्पर्म प्रोड्यूस। तो भाई टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है लेकिन टेस्टिस में पाई जाती हैं हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, और इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं और इस लोब्यूल्स में हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसलिए आपका आंसर आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रीमोर्डियल स्पर्म सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो भाई डोर्मेंट स्पर्मेटोगोनियम, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। कह रहे हैं कि किससे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा, कौन सी सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, तो आपको पता है स्पर्मेटोगोनिया। ऐसे ही अगर फीमेल में पूछ लिया जाए तो आप ओगोनिया आंसर देंगे, और मेल की बात करेंगे तो स्पर्मेटोगोनिया। ओके, गोनियम की जगह पर्टिकुलर एक सेल के लिए हम गोनियम यूज कर लेते हैं, आप चाहें तो गोनिया यूज कर लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
briefly indicate how the supply of the primordial sperm cells is maintained over almost the entire lifespan of male. In primordial germ cells will divide. Some will become the starting points for the development of future sperm. Other will revert to a dormant state, ready for later differentiation if required. कह रहा है कि प्रीमोर्डियल सेल्स कैसे मेंटेन रखते हैं अपने लाइफ को स्पैन को। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपके जर्म सेल्स बनते हैं उनमें से कुछ जर्म सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं और कुछ बचे रहते हैं। कुछ डिफरेंशिएट हो जाएंगे, कुछ बचे रहेंगे, जब वो खत्म होगा तो ये मैच्योरेशन होंगे। तो वही कह रहा है कि द प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स विल डिवाइड, ओके, some will become the starting points for the development of future sperm, other will revert to a dormant stage। जैसे सीड एक डॉर्मेंट स्टेज में है, मिट्टी में जो पड़ा है निकल नहीं पा रहा, सेम ऐसे कुछ स्पर्म डॉर्मेंट स्टेज में रहेंगे। दे रेडी फॉर लेटर डिफरेंशिएशन इफ रिक्वायर्ड, और अगर रिक्वायर्ड है तो ये फिर डिफरेंशिएट, यानी कि अगर पूरे के पूरे जो स्पर्म बने यानी पूरे के पूरे स्पर्म बाहर निकल गए, कुछ डॉर्मेंट स्टेज में बचे रह जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हाउ आर द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस? हाउ आर द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस? तो प्राइमरी जर्म सेल्स अंडरगो माइटोसिस एंड ग्रोथ टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। हमें पता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे स्पर्मेटिड, देन स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड देन स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहां बनी? ये बनती है मल्टीप्लिकेशन फेज से। जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमारे स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस्ड आफ्टर फर्स्ट अ प्राइमरी जर्म सेल अंडरगो माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन थ्रू मल्टीप्लिकेशन होता है, ढेर सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। The primary sperm undergo meiosis to produce which type of sperm cells? अरे सिंपल, the secondary spermatocytes produce after first meiotic division। जब first meiotic division होता है, meiosis 2 में होता है, तो first meiotic division जब होता है तो हमारा secondary spermatocytes बनेगा। Clear? The second meiotic division will produce the spermatid, और जब second होता है तो spermatid का formation हो जाता है। What is the relationship between the spermatid and the spermatozoa? तो देखिए क्या दिख रहा है, spermatid differentiate to produce spermatozoa। स्पर्मेटिड जो बनता है इसमें थोड़े चेंजेस किए जाते हैं, टेल नहीं, टेल आ जाएगी तब जाकर कहीं स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। Which cells in the testes are responsible for initiating the process of spermatogenesis? समझिए, the Leydig cells are responsible। Leydig cells को इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है, जो सेक्स हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करते हैं एंड प्रोडक्शन काम करते हैं स्पर्म। LH produced by the anterior pituitary to stimulate the Leydig cells। तो Leydig cells जिनके देख रेख में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारे Leydig या इंटरस्टिशियल सेल है, और उन Leydig सेल्स को मैसेज देने के लिए कि तुम एक्टिवेट हो जाओ, उसके लिए हमारा हार्मोन होता है LH हार्मोन, जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से स्टिमुलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते तो क्वेश्चन में आता हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड ईच डे, वेयर आर दीज स्टोर्ड, व्हाट हैपन टू देम एट द एंड ऑफ द देयर शॉर्ट लाइफ स्पैन। तो हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड ईच डे, तो हर एक दिन 100 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। इफ नॉट यूज्ड दे डाई आफ्टर अ फ्यू डेज एंड आर रीअब्सॉर्ब्ड। अगर वो यूज नहीं हो रहे हैं तो फिर वो खत्म हो जाते हैं और उनको बॉडी में फिर से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, उनके न्यूट्रिएंट को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो 100 मिलियन पर डे आप रिलीज करते हैं स्पर्म। द डेवलपमेंट ऑफ एग इन द फीमेल बिगिनिंग विद अ व्हेन अ सेल इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो बिगिन टू डिफरेंशिएट चेंज, व्हाट इज द नेम गिवन टू द सेल? तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स डेवलप इनटू ओगोनिया। देखिए प्रीमोर्डियल का मतलब बार-बार मैं क्यों ले जा रहा हूं, जर्म सेल्स को बनाने वाली जो सेल्स हैं तो उसकी इनिशियल स्टेज को यहां पर नाम देते हैं प्रीमोर्डियल सेल। तो प्रीमोर्डियल सेल डेवलप करती है ओगोनिया को। ये मैंने भी बताया था कि स्पर्मेटोगोनिया हो या ओगोनिया हो, ये एक मदर सेल है और इन्हीं से स्पर्म या ओवम का फॉर्मेशन होता है। और ओगोनिया जब बनती है तो ये माइटोसिस डिवीजन के थ्रू बनती है। द प्राइमरी जर्म सेल्स प्रेजेंट
क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, द प्राइमरी जर्म सेल्स प्रेजेंट इन द ओवरीज, क्वेश्चन रीड करिए तब तक आप लोग, प्रेजेंट इन द ओवरीज begin cell division at the end of the 5th month. What types of cell division in this and what is the name given to the cell that is produced by this? ये कह रहा है कि प्राइमरी जर्म सेल्स ओवरी में डिवीजन करके बनने लगती हैं 5th मंथ से, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऐसे बनने लगती है। लेकिन कह रहा है डिवीजन कौन सा होता है? तो देखिए अभी ओवम नहीं बनती है, अभी केवल ओवोनिया बन रही है। अभी जब ओवोनिया बन रही है तो उसके लिए आपका माइटोसिस डिवीजन होगा, तब तक आप मियोसिस नहीं कहेंगे जब तक एक्सेल बना नहीं दिया आपने। इसीलिए यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा जो डिवीजन चल रहा है वो डिवीजन हमारा है माइटोटिक सेल डिवीजन, और जो सेल प्रोड्यूस होती है उसको हम नाम देते हैं क्या? ओगोनिया। यही ओगोनिया आगे जाकर के एक्सेल और पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन करती है। At the end of 7th month, all of the cells contained in the ovaries have undergone some part of the cell division process. What happens to the developing egg at this point? What name is given to the developing egg? तो अब ओगोनिया जब डिवाइड होकर के बना रही है तो वो बनाती है क्या? oocyte। क्या बना? oocyte। अब ओगोनिया से oocyte, then primary, then secondary, then egg cell। तो यहाँ पर जो सेल बनी हमारी वो क्या नाम है उसका? oocyte है, 7 मंथ पे चालू होता है। Then follicle now begins to develop। अब follicle डेवलप होने लगी है। How many follicles are present at birth in the female and how does this compare to the number present prior to birth? कह रहा है कि भाई जो आपकी जर्म फॉलिकल सेल्स क्या बोलते हैं, जिससे एक्सेल बन रही है उसी को फॉलिकल सेल्स भी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कितने फॉलिकल सेल्स एट बर्थ टाइम कितनी होती है, कितने बन जाती हैं जो 5th मंथ में, वो क्या होता है? तो बिफोर बर्थ द फीमेल ओवरी कंटेन 2 मिलियन फॉलिकल्स, उसके पास 2 मिलियन फॉलिकल्स है इन ईच ओवरी, 2 मिलियन फॉलिकल्स है। एट बर्थ देयर आर अबाउट 1, 10, 100,000, 10,000 or 1 lakh follicles in each ovary. No further follicles will develop। जब बने थे तो 2 मिलियन एक ओवरी में थे, लेकिन एट बर्थ जब बर्थ हुआ तो केवल 1 लाख फॉलिकल्स बचे हर एक ओवरी में, और इसके बाद फॉलिकल्स भी डेवलप नहीं होती है। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन के समय जितने फॉलिकल्स बन गए, बाद में फॉलिकल्स ऐड नहीं होंगे। इसे हम लोगों में स्पर्म बनता रहेगा, एक एज तक बनता रहेगा, लेकिन यहाँ पर न्यू नहीं बनेंगे, यही मॉडिफाइड होकर के एक्सेल बनाएंगे। तो 2 मिलियन होते हैं एट बर्थ टाइम एंड 1 लाख बचते हैं जब बर्थ हो जाती है, वही फॉलिकल बनाते हैं। When will the development of the follicles to be continued? So at puberty, follicle development will commence. One follicle will become dominant in each month. In total, about 400 follicles will mature. अब देखिए और घट गया, अभी तक 2 मिलियन थे, फिर 1 लाख बचे, अब मेच्योर जो हो पाते हैं वो केवल 400 फॉलिकल्स ही मेच्योर हो पाते हैं। देखिए कि कितना वेरिएशन है, 400 follicles ही mature हो पाते हैं। One follicle will become dominant each month, in total about 400 follicles. Which hormone initiated development of the follicle? तो चाहे वो मेल के स्पर्म बनना या फॉलिकल बनना, हमेशा FSH ही होता है उसके रिस्पॉन्सिबल। During the early stage of the maturation, the follicle, what happens the primary oocyte? It remains unaffected। ये uninfected रहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, द फॉलिकल रीचेस अ मैच्योर स्टेट कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, जब फॉलिकल मैच्योर हो जाती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो जाती है, इसे एंट्रम कहते हैं, तब आप इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गई। एट व्हाट पॉइंट द मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो अबाउट 12 to 14 डेज पे हमारा फॉलिकल मैच्योर होकर के निकलता है। यानी देखा जाए तो 14 डे जो आफ्टर मेंस्ट्रुअल फ्लो, जब 14th डे होता है उस दिन हमारा ओवम या फॉलिकल रिलीज होता है। द हार्मोन, विच हार्मोन इनिशिएट द रिलीजिंग ऑफ द ओवम? मैंने आपसे बताया था फॉलिकल को बनाने के लिए एफएसएच होता है, लेकिन ओवम को ओवरी से रिलीज कराने के लिए जो हार्मोन होता है वो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। द हार्मोन मेंशन्ड इन क्वेश्चन नंबर 70 यानी एलएच की बात करता है, आल्सो इंटरेक्ट विद द जेनेटिक मटेरियल ऑफ oocyte। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इंटरेक्शन? क्या करता है? द LH causes the first meiotic division। LH कॉज करता है क्या? फर्स्ट meiotic डिवीजन हो जाए।
to be completed. Secondary oocyte now produced second meiotic division proceeds to मेटाफेज सेकंड, यानी एक तरीके से ये सेल डिवीजन को इनिशिएट कर रहा है और जितनी जल्दी सेल डिवीजन हो जाएगा उतनी जल्दी हमारी ओवम क्या हो जाएंगी, वहां से रिलीज हो जाएंगी। तो ये एक इंटरेक्शन कर रहा है हमारे ओवम के साथ। तो LH का मतलब क्या हुआ, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। व्हाट इज द नेम गिवन टू द oocyte एट दिस टाइम? इस समय पे हम जो हमारी oocyte है उसका नाम क्या होता है, तो वो नाम है सेकेंडरी oocyte। ओके, द सेल डिवीजन दैट अकर्स एट द टाइम। अब कह रहा हूं उस समय सेल डिवीजन कौन सा हो रहा है, तो भैया सिंपल सी बात है यार, टू अनइक्वल सेल प्रोड्यूस होती हैं। जब ये सेल डिवीजन हो रहा है, मेयोसिस हो रहा है, तो कह रहा है कौन से दो सेल्स बनती, तो अनइक्वल बनती, एक सेकेंडरी oocyte बनता और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। यानी कि जब oogonia डिवाइड हुई तो प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte से डिवीजन किया तो सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, ये बना फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये सेकेंडरी oocyte जब डिवाइड करेगी तो बनाएगी एग सेल एंड सेकेंड पोलर बॉडी, एंड सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगी। इस तरीके से होता है। When is this cell division eventually completed? When is this cell division eventually? कब सेल डिवीजन कंप्लीट होता है पूरी तरीके से, तो केवल फर्टिलाइजेशन के टाइम होता है। जब स्पर्म आता है तब कहीं जाकर के इसके सारे सेल डिवीजन पूरे होते हैं, तब कहीं जाकर के एग सेल का फॉर्मेशन होता है। The rupture follicle now differentiate into a structure called corpus luteum. Briefly outline the role of this. कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो बॉडी होती है, तो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल को ही हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड कॉर्पस ल्यूटियम हमारा हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, विच स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द यूट्रस एंड प्लेसेंटा, जो यूट्रस को और प्लेसेंटा की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड विद इन 48 आवर्स, तो देखिए ओवम की जो लाइफ साइकिल होती है 48 आवर्स की होती है, लगभग 3 दिन। अगर फर्टिलाइज नहीं हुई ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, तो द कॉर्पस ल्यूटियम विल डिजनरेट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो प्लेसेंटा की जरूरत क्या, यूट्रस की ग्रोथ की जरूरत क्या, तो ऐसी कंडीशन पे कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा। दिस रिमूव्स द इफेक्ट्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट को रिमूव कर देगा एंड द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस विल बिगिन टू ब्रेक डाउन। अब जब कोई सप्लाई नहीं है, कोई मैसेज नहीं दे रहा है कि यूट्रस मेंटेन रहे, तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर टूट के गिरने लगती है और उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में जाती है। देखा जाए आज हमने अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस के लिए सॉल्व किया और केवल गैमेटोजेनेसिस पे क्वेश्चन किया। वादा करता हूं कि गैमेटोजेनेसिस के टॉपिक पर कभी देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दूसरे देखते हैं तो आपको लगे कि नहीं हाँ ये पढ़ा हुआ है। क्लियर? तो ये चीज याद रखिए कि क्वेश्चन को पास करके उसके नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चन को लिखते रहिए, जहां से जितनी वैरायटी मिल सके क्वेश्चन की लेते जाइए, डर खत्म हो जाएगा एग्जाम से। बाकी हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे अपने चैनल आरटी एकेडमी पे, जहां पर फुल सिलेबस ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज मिलती है और जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो याद रखिए हमारे इस लेक्चर को पाने के लिए हमारे चैनल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उसके लिए आप अगर न्यू स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज हमारे चैनल्स को लाइक शेयर करते रहें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, बाय बाय।